और लेनिन जब क्रांति असफल हो गई थी तो लेनिन रूस छोड़कर भाग गया। नहीं भागता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता और वह जाकर स्विट्जरलैंड में एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था और वहाँ पर कार्ल मार्क्स और एंगल्स, मैक्सिम गोर्की, टॉल्स्टॉय, चेखव, दोस्तोवस्की इनकी रचनाओं को पढ़ता था और अपने अंदर समाजवादी विचारधारा और एक विजन बना रहा था कि मुझे क्या करना है। लेनिन को अब लगा कि अब रूस चलने का उपयुक्त समय आ गया है, क्योंकि जन आंदोलन, अब राजशाही वहाँ पर जो थी जारशाही खत्म हो चुकी थी, लिवोव की सरकार ढंग से चली नहीं और मंशेविक लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने मजदूरों और किसानों को सुविधा देने का प्रयास किया। इन लोगों ने संपत्ति पर उनका हक दिया। जो जमीन चर्च के अधीन थी, जो जमीन कुलीनों के अधीन थी, जो जमीन कुलकों के अधीन थी, कुलक वे लोग थे जिनको कि पीटर ने कहा था कि आप अपने पैसा से जमीन खरीदकर आप उसका मालिकाना हक ले सकते हैं दी। लेकिन मजदूर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वे जो चाहते थे, आंदोलन करने का जो कारण था वह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसने भी विश्व युद्ध से अपना पैर नहीं खींचा था। रूस की जो स्थिति बदतर हो रही थी उसका मूल कारण था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना। प्रथम विश्व युद्ध की जो साम्राज्यवादी नीति थी, इन लोगों का कहना था कि साम्राज्यवाद की क्या आवश्यकता है, अगर आपका अपना ही जगह सही नहीं है तो हम दूसरे देशों पर कब्जा करके क्या करेंगे। और उसमें लाखों लोग मारे जा रहे हैं, अरबों रुपए की हानि हो रही है, अस्त्र शस्त्र पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो किसान खेती करते, जो मजदूर फैक्ट्री में काम करते, उन्हें ज़बरदस्ती आप सेना में भर्ती कर रहे हैं। तो केरेंस्की ने इस गंभीरता को नहीं समझा, इस अंडरलाइन करंट को वह नहीं समझ सका और उसने भी प्रथम विश्व युद्ध से अपना पैर नहीं खींचा। अब समय आ गया था। लेनिन अप्रैल में 1917 में रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 में वह पहुंचा। उस समय क्रांति हो चुकी थी, मंशेविक की सरकार बन चुकी थी और उसने पहुंचकर उसी तरह सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूस में थी उसका सदस्य बना और फिर उसने बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन कर ली। बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन करने के बाद इसने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे कि हम लोग अप्रैल थीसिस कहते हैं। इसने जनमानस की भावना को पहचान लिया था। इसने कहा था कि हमें 3 चीज चाहिए, हमें रोटी चाहिए, हमें युद्ध से मुक्ति चाहिए और हमें एक अच्छा शासन चाहिए। इसके लिए इसने 3 सिद्धांत दिया। पहला कि प्रथम विश्व युद्ध से वापस पैर खींच लेना, प्रथम विश्व युद्ध से अपना पैर खींच लेना यानी रूस को उससे अलग करना। दूसरा इसने दिया कि जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है, कारखाना, कल कारखाना, उद्योग, बैंक, इसका राष्ट्रीयकरण कर देना, नेशनलाइजेशन। यानी अब वह किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं रहेगी, वह राष्ट्र की संपत्ति होगी और जो राष्ट्र की संपत्ति होगी तो उसका आय पूरा राष्ट्र के जीवित जो भी जनता है वह अपनाएगी। इसका कहना था कि जो उद्योग है उसका एक मालिक होता है जिसको कि हम पूंजीपति कहते हैं। अब वह उद्योग उन मजदूरों के हाथ में दे दीजिए और मजदूर उसके मालिक बनेंगे और अपने काम और क्षमता के अनुसार उन्हें उसके लाभ का अनुपातिक वितरण उनके बीच किया जाएगा। अगर उस फैक्ट्री में मान लीजिए कि 100 मजदूर हैं बड़े से छोटे पद पर और उनके बीच में अगर 1 लाख रुपए का लाभ होता है तो होता क्या था,
पूंजीपति इसमें से 90,000 रुपया अपने पास रखते थे और 10,000 रुपया में से उनको वेतन देते थे, या जो भी देते होंगे वो 10,000 देते थे। लेनिन का विचार था, लेनिन का विचार अपना विचार नहीं था, यह साम्यवादी विचार था, जो कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स के सिद्धांत से आया था कि अगर मजदूर इस उद्योग के मालिक बन जाएंगे तो वे 1 लाख रुपया आपस में बांटेंगे तो सबके जिम्मे 1,000 रुपया होगा। और जब ऐसी विचारधारा लोगों के अंदर आएगी तो काम करने के प्रति लोगों के अंदर और उत्साह बढ़ेगा कि जितना काम करेंगे उतना ही उत्पादन होगा और उतना ही मुनाफा होगा, और उस मुनाफा का जो प्रतिशत है हमको भी बराबर बराबर मिलेगा। तो लेनिन ने दूसरा काम किया। तीसरा इसने किया कि जमीन जो था उसका वितरण सब किसानों के बीच में कर दिया जाए। तो यह जो 3 सिद्धांत था इसको हम लोग अप्रैल थीसिस कहते हैं, और इसी 3 सिद्धांतों पर लेनिन का दर्शन जुड़ा हुआ है। लेनिन ने जो कार्य किया वह मुख्यतः इन्हीं 3 ही सिद्धांतों पर किया। अब लेनिन पहुंच गया, इसने लोगों को अब अपने बोल्शेविक पार्टी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। जो मजदूर, जो किसान, जो मध्यम वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग इस लिवोव की सरकार और केरेंस्की की सरकार, क्रांति के बाद इनकी सरकार बनी थी, जो नाराज थे वे बोल्शेविक पार्टी के सदस्य बनने लगे और लेनिन के सिद्धांतों से प्रभावित हो गए। लेनिन ने एक ट्रोट्स्की व्यक्ति थे। ऐसा कह सकते हैं आप कि अगर लेनिन राम थे तो ट्रोट्स्की हनुमान थे। लेनिन ने अपने सिद्धांतों को ट्रोट्स्की की मदद से जमीन पर उतारा। ये लोगों को अपनी विचारधारा में शामिल करने के लिए ट्रोट्स्की को इन्होंने आदेश दिया, और ट्रोट्स्की जी जान से लग गया और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समा बांध दिया पूरे रूस में कि जो भी थे वे बोल्शेविक पार्टी के सदस्य हो गए थे। उनका विचार था कि अब हमको उदारवादी सिद्धांत से या फिर हाथ जोड़कर कुछ नहीं होगा, हमें एक हथियार उठाना पड़ेगा। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अभाव और गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। क्या तुम खो सकते हो? है ही क्या तुम्हारे पास? तो कार्ल मार्क्स के उस सिद्धांत को लेनिन ने हूबहू जमीन पर उतारा, और अब लेनिन को सत्ता में आने का समय आ चुका था। और वह समय आया 7 नवंबर 1917। अप्रैल में वह रूस आया, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतना महीना उसको मिला अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, जनता के बीच अपने सिद्धांतों को रखने के लिए, और एक लोगों का दल अपने समर्थन में खड़ा करने के लिए। ट्रोट्स्की का बहुत बड़ा रोल था उसमें। और 7 नवंबर 1917 को सैनिक भी थे इसमें, जो बोल्शेविक के समर्थक थे। सैनिक, मध्यम वर्ग, जनता, बुद्धिजीवी वर्ग, सबके सहयोग से इन लोगों ने केरेंस्की की सरकार गिरा दी। केरेंस्की को रूस छोड़कर भाग जाना पड़ा। अब लेनिन को लगा कि जब तक यह जार जिंदा है, जार को उस समय अरेस्ट कर लिया गया था। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने जाना कि जो क्रांति हुई थी, इसके पहले जो फरवरी की क्रांति जिसको हम कहते हैं, उसमें जार को और जरीना को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेनिन को लगा कि जब तक जार और जरीना रहेंगे, जो इनके समर्थक हैं या जो विदेश के लोग, विदेशी देश, वे इस साम्यवाद का खिलाफ करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि साम्यवाद आए, क्योंकि वे पूंजीवादी देश हैं। उसमें अमेरिका था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, जर्मनी था, इटली था। वे लोग साम्यवाद के सख्त विरोधी थे। अगर जार जिंदा रहा तो वे जार को गुप्त रूप से मदद करेंगे, और हो सकता है कि जार पुनः सत्ता पर
कब्जा करने का प्रयास करे। परिणाम यह हुआ कि 1918 ईस्वी में जार, उसकी पत्नी जरीना, रास्पुटिन, इतना ही नहीं, जो भी जार से संबंधित जितने लोग थे उनको मार दिया गया। चूंकि लेनिन अपने विरोधियों को, अपने जो उसके सिद्धांत थे, साम्यवाद के सिद्धांत थे, उसका जो भी विरोध करता था उसको कड़ा से कड़ा दंड देता था। कहा भी जाता है कि लेनिन एक असहिष्णु था, इनटॉलरेंट वो था, शासक था। असहिष्णुता उस समय की मांग थी। अगर सहिष्णुता अपनाई जाती तो जैसे कि 1905 की क्रांति असफल हो गई, जैसे कि फरवरी की क्रांति असफल हो रही थी, नवंबर की क्रांति भी असफल हो जाती। तो समय के हिसाब से लेनिन ने सही काम किया था। यह सत्ता में आ गया। अब रूस का भाग्य विधाता लेनिन था। उसने जो उसका सहयोगी था ट्रोट्स्की, इसको इसने युद्ध मंत्री बनाया और सत्ता अब बोल्शेविक पार्टी के हाथ में आ गई। इसने पहला काम किया कि हमें एक रूस का निर्माण करना है, नवनिर्माण। लेनिन का विचार था कि रूस जैसा है अब उससे अलग हमको रूस को बनाना है, रूस का नवनिर्माण करना है। अब उसने नवनिर्माण करने के लिए बहुत से कार्य किए, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसने उन गुप्त संधियों को जो केरेंस्की ने किया था उसको उसने रद्द किया, युद्ध से अपना पैर खींचा, प्रथम विश्व युद्ध से वापस हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध से वापस हुआ था 1918 में, तो इसने लिटोवस्क की संधि की थी जर्मनी के साथ। और यह संधि इतनी अपमानजनक थी कि लेनिन के विरोधी इसको अपमानजनक संधि कहते थे, क्योंकि इससे लेनिन को बहुत सा क्षेत्र जर्मनी को देना पड़ा था। बहुत से आर्थिक रूप से भी लेनिन को इसमें बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। लेकिन लेनिन का कहना था कि हमें इस किसी भी कीमत पर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं रहना है। इसका कहना था कि 3 कदम आगे जाकर अगर हम 1 कदम पीछे हटते हैं तो अभी तो हम 2 कदम आगे हैं। अगर हम इस जर्मनी के साथ लिटोवस्क की संधि करके अगर हम विश्व युद्ध से अपना पैर खींचते हैं तो अभी हमको फायदा ही फायदा है। और इसलिए इसने इस अपमान को सहना मंजूर किया। और जनता भी यही चाहती थी। इसके बाद इसने जारशाही का तो खात्मा कर ही दिया, पूरी तरह उनका सफाया कर दिया। और लेनिन के जो भी कार्य थे, उसकी क्या नीतियां थी, इसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। धन्यवाद।